तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स ग्रो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का अगला पार्ट, यानी अपनी जो सीरीज थी आज़ादी के बाद का भारत, उसका अगला वीडियो यानी अगला पार्ट। आज़ादी मतलब मिली थी हमको 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, लेकिन उसके 60 दिन पहले भारत में क्या राजनीति चल रही थी? क्या अंग्रेज तुरंत भारत को छोड़कर चले गए? मतलब कोई राजनीति नहीं हुई, क्या हुआ? आज ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। आज का दिन जिसे हम 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन हम आजाद हुए थे, हमने आजादी पाई थी। मतलब अंग्रेजों ने भारत की सत्ता छोड़ दी थी। भारत की राजनीतिक आर्थिक सारी सत्ताओं पर भारतीयों का अधिकार था, यानी भारत का जो भविष्य था भारतीयों के हाथ में था, यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में था। इसे पाने में हमें क्या क्या गंवाना पड़ा, किन किन मुकामों से गुजरना पड़ा। कभी अकाल, कभी भूखमरी, तो कभी युद्ध, तो कभी महासंकट, कभी आर्थिक संकट। इन सारे संकटों को हम झेलते हुए जैसे तैसे आज इस मुकाम पर खड़े हैं। इन 72 सालों के बीच में जो हमने देखा वो तो लगभग ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आजादी के 60 दिन पहले क्या राजनीति चल रही थी देश के अंदर? आजादी के 60 दिन पहले भारत में क्या चल रहा था, क्या माहौल था उस वक्त? मतलब ये बात कहां से स्टार्ट हुई? ये बात कहां से स्टार्ट हुई? जब जून के महीने में आजादी हमने पा तो ली, जब जून के महीने में यह कह दिया गया, जून के महीने में जून 1947 को यह कह दिया गया कि देश को हम 18 महीनों में आजाद कर देंगे। देश को 18 महीनों में आजाद कर देंगे, तो चारों तरफ कोहराम मच गया, यानी उथल पुथल शुरू हो गई। सारे राजा जो रियासत के छोटे मोटे नवाब थे वो सारे भागने लगे कि हम अपना देश बना लेंगे। पाकिस्तान तो बंटवारा करने के लिए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, पाकिस्तान का बंटवारा मांग ही रहे थे। उस वक्त पर लिखित कोई पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, बस ये था कि हम पाकिस्तान बंटवा लेंगे। राजे रजवाड़ा भी अपना अलग देश बनाना चाहते थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन वो मरने की कगार पर थे, यानी उनके पास कोई शक्ति नहीं बची थी और दो महाशक्तियां उभरी थी। मतलब थोड़ा इतिहास बता दूं, देश को इन्होंने क्यों आजाद किया। तो जब दो महाशक्तियां उभरी, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका व सोवियत संघ रूस, दोनों ने डिसाइड किया कि कोई देश किसी देश पर शासन नहीं करेगा, वह स्वतंत्र देश बना देगा। जिसके तहत इन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया था। दरअसल हमारे भारत में भी 1857 से क्रांतियां लगातार शुरू थी। कभी कोई आंदोलन कर देता, तो कभी कोई स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कर देता। इनकी नाक में दम कर दिया था दरअसल। कभी हमारे आ जाते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आ जाते, तो कभी लाला लाजपत राय, कभी बाल गंगाधर तिलक आ जाते, कभी कोई नेता आ जाते अलग से। गांधी जी जो हमारे थे राष्ट्रपिता यानी देश के बापू थे, वो अपना अलग आंदोलन चला रहे थे। कभी नमक आंदोलन, कभी असहयोग आंदोलन, तो कभी अहिंसा के पद पर लड़ते रहते थे। अंग्रेज इतना ऊब चुके थे और उनका पैसा भी नहीं बचा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सारा पैसा गंवा दिए थे, जिसके तहत इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम भारत को 18 महीनों में आजाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो यहाँ पर इतना ज्यादा हो हल्ला मच गया, यानी अफरा तफरी का माहौल आ गया कि इनका ज्यादा पैसा यहाँ की व्यवस्था संभालने में लगने लगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, भारत को 3 महीने में आजाद कर देंगे। ब्रिटेन की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई कि नहीं ठीक है, हम भारत को 3 महीने में आजाद कर देंगे। आप समझ सकते हैं उस वक्त क्या माहौल होगा कि 18 महीने से वो 3 महीने में आ गए कि भारत को हम 3 महीने में आजादी दे देंगे, भारत को 3 महीने में आजादी दे देंगे। इधर जब 3 महीने की बात आई तो दोबारा से जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे इटली, उन्होंने कहा कि जो भारत की 562 रियासतें हैं, ये जल्दी से जल्दी निश्चय कर लें, अर्थात डिसाइड कर लें, निर्णय ले लें कि ये किधर जाना चाहती हैं। पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं या खुद का स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी रियासतों को अपनी तरफ शामिल करने के लिए बहुत सारा प्रलोभन दे रहे थे। लेकिन इधर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, जिन्होंने सारी रियासतों को एक एक करके
भारत में मिला लिया और अखंड भारत का निर्माण किया जिसके हम सशक्त नागरिक हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि ये लो मैं खाली पेपर पर साइन कर देता हूं, तुमको जो जो शर्त हो, रियासतों से कहा, रियासत के नवाबों यानी राजाओं से कहा, जैसे कि जैसलमेर के राजा से कहा, हसवंत सिंह राजा से कहा, गिरिधर सिंह से कहा और मेवाड़ के तमाम राजाओं से कहा कि मैं खाली पेपर पर साइन कर देता हूं, तुम्हारी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है, बस तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर था, उन्हें भारत के साथ अपनी ज्यादा सेफ्टी महसूस यानी सुरक्षा का ज्यादा अभाव मिल रहा था। इधर पाकिस्तान तो शामिल, लेकिन हमारे जो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और सारी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। ये कहा गया जितनी भी भारत के रियासतें हैं उनको पेंशन दी जाएगी, यानी सालाना पेंशन उनको दी जाएगी, बस उनको भारत में शामिल हो जाना है। मतलब वो भारत में शामिल हो जाए, उनको हर साल इतना रुपया उनकी हैसियत के हिसाब से जितनी बड़ी रियासत होगी उतना उनको पैसा दे दिया जाएगा, वो अपनी सेना रख सकते हैं, सब चीज रख सकते हैं, जिसके तहत धीरे धीरे करके सारे राजा, लगभग सारे राजा भारत में शामिल हो गए। लेकिन बची 4 रियासतें जो आकार में लगभग काफी बड़ी थी, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल व बचा कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल को तो हमारे पटेल जी ने जैसे तैसे करके युद्ध तक की नीति आई लेकिन उनको मिला लिया। इसके बाद बचा कश्मीर। कश्मीर का राजा मतलब रियासतों का मतलब उल्टा था कुछ। आप जहां इतिहास को देखते हैं हम, तो वहां पर उल्टा क्या होता है, जिन रियासतों के राजा मुस्लिम थे, अधिकतर जनता हिंदू होती थी, जिन रियासतों की अधिकतर जनता मुस्लिम होती थी उनका राजा हिंदू होता था। जैसे कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जब हरि सिंह से मिलने के लिए माउंट बेटन जाते हैं कश्मीर, तो वो अपना पेट का बहाना बनाते हैं और मिलने के लिए ना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं मिल पाएंगे, चले जाते हैं उधर। नेहरू जी सोचते हैं हम भी चले जाएं श्रीनगर जाने के लिए, नेहरू जी को माउंट बेटन मना कर देते हैं कि आप नहीं जाएं, क्योंकि दंगा भड़क रहे थे चारों ओर। पंजाब व कलकत्ता पहले से धर्म के नाम पर जल रहे थे, यानी जो 3 महीने का समय बचा था, इतना ज्यादा दंगा फसाद देखते हुए समय जो था हाथ में आई रेत जैसे फिसल जाती है ना मुट्ठी में, उसी तरह समय फिसल रहा था। इतना ज्यादा जब दंगा फसाद हो गया तो ब्रिटेन के जो माउंट बेटन थे उन्होंने कहा कि हम भारत को अब 60 दिनों में आजादी दे देंगे, यानी संभाल नहीं पा रहे थे भारत को, कहे भारत को हम 60 दिनों में आजाद कर देंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी जाएगी। बंगाल व कलकत्ता में इतना ज्यादा कोहराम मच गया कि इनके संभालने की बस की बात ना रह गई। इधर इसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान का मुद्दा तो चल ही रहा था, पाकिस्तान अभी तक लिखित में नहीं था। ये तो निश्चित था कि पाकिस्तान का बंटवारा होगा, लेकिन कौन करेगा, कैसे होगा, कितना होगा, किसी को नहीं पता था। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन से एक संदेश आया और उसमें लिखा गया कि ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान का बंटवारा, वहां के एक व्यक्ति जिन्होंने भारत व पाकिस्तान को कभी घूमे ही नहीं थे, देखे नहीं थे, न इतना बड़ा बंटवारा किए थे, उनके हाथों पर इतना बड़ा बंटवारा सौंप दिया गया, जिनका नाम था सर रेडक्लिफ, जो चांसलर के कमरे में आए। जब उन्होंने इतने बड़े भारत को देखा तो हैरत मतलब चौंक गए, हैरत अंगेज रह गए देख करके। आज एक अंग्रेज के हाथों से 90 करोड़ 1,75,000 वर्ग मील जमीन का लगभग बंटवारा या भविष्य अंग्रेज के हाथ में था, यानी इतनी बड़ी जमीन का बंटवारा एक अंग्रेज के हाथों होना था। वो चांसलर के कमरे में गए और वहां जाकर दोनों ने बातचीत की, धीरे धीरे करके बंटवारा तय हुआ। इसी बीच जब माउंट बेटन ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें जिन्ना और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके बीच कहासुनी हो गई। जब दूसरी बार मीटिंग बुलाई तो उसमें कहासुनी नहीं हुई, जिन्ना शांत बैठे रहे, बस कोई चित्र बनाते रहे और उसी पेपर को वहीं रखकर छोड़कर चले गए, जिसके देखने के बाद उस चित्र को ऐसा लगता है कि सत्ता का दबाव उन पर डाला जा रहा है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन सरदार पटेल, इस बीच माउंट बेटन लिखते हैं कि जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग को समझ पाना बेहद कठिन है। सबको समझ लेंगे आप, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग को नहीं, वो इतने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कुछ कहने की बात नहीं। अब धीरे धीरे मुद्दा चल रहा था। जब सारी बातें चल रही थी, इसी बीच फिर से पंजाब व कलकत्ता में फिर से हिंसा भड़की। जब फिर से हिंसा भड़की तो जो माउंट बेटन थे उन्होंने कहा कि मैं अपने 56,000 सैनिकों के साथ पंजाब को तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन
कलकत्ता मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए वो बापू के पास गए, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, इनके पास गए, बोले बापू अब बस आपका ही सहारा है कि आप जाकर कलकत्ता में इन दंगों को शांत करा दें, नहीं तो बड़ा बवाल हो जाएगा। जब समय आया तो कलकत्ता में एक भी दंगे नहीं हुए, और इतनी सेना होने के बावजूद पंजाब में दंगे हुए। कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता बापू का असर था कि कलकत्ता में एक भी दंगे नहीं हुए। इसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी बीच जब बंटवारा धीरे धीरे करके तय हो रहा था, तो इसी बीच ब्रिटेन के जो रेड क्लिफ थे, अब दो नौकरशाह थे, यानी वो बंटवारे को लेकर लड़ाई कर रहे थे। तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के कमरे में बंद कर दिया था। उनका नाम था मोहम्मद अली व HM पटेल। सरदार पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल के रूम में बंद कर दिया गया। कहा कि आप डिसाइड कर लीजिए किसको कितना लेना है। तो ये डिसाइड हुआ लगभग में कि 80% भारत लेगा, वो 20% पाकिस्तान को दिया जाएगा। जितना भी फाइल का काम होगा या दफ्तरों का काम होगा, दफ्तरों की फाइलें होंगी, वो 80% भारत के पास रहेंगी, 20% पाकिस्तान के पास रहेंगी। सब चीजों को बंटवारा लगभग कर लिया गया। लेकिन जब बात आई लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल यानी पागल खाने का, तो उसमें कहा गया कि उसको आजादी के बाद डिसाइड किया जाएगा, यानी निश्चित किया जाएगा कि ये किधर जाएगा। उसको केवल उन लोगों ने बख्श दिया। धीरे धीरे करके अगस्त का महीना आ गया था, समय बीतता जा रहा था। अगस्त का महीना आ गया, दंगे बढ़ते जा रहे थे। जो राजनीति मुद्दे थे वो अपनी कोई राजनीति चमका रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। समय बीतता जा रहा था, लोग आजादी के रंग में मस्त थे। मतलब आजादी का बेहद स्वागत करने के लिए, स्वतंत्र भारत में सांस लेने के लिए, महसूस करने के लिए स्वतंत्रता को बेताब थे। यानी आजादी का रंग लोगों के ऊपर छाने लगेगा। अब अगस्त का महीना आ गया था। जब अगस्त का महीना आ गया तो जो हमारा ताज होटल है मुंबई का, उसने एक बड़ा डिसीजन लिया कि ये जो हम अपने इसमें एक गीत बजाएंगे। जो गीत बजता है गॉड सेव द किंग, ये ब्रिटिश का गीत था, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया और राष्ट्रीय झंडा हमेशा के लिए लहराया उसमें। उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे करके समय बीतता गया तो जो गवर्नर थे यानी माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो सत्ता ये उत्तराधिकार किसे दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पालनहार के नवाब की पत्नी जो उनकी दोस्त थी उनको देने का निश्चय कर लिया। अब धीरे धीरे अगस्त का महीना भी जा रहा था, यानी 15 अगस्त तो डिसाइड किया गया। जब 7 अगस्त आया तो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे अब वो पाकिस्तान जा रहे थे। यानी सारा नियम कायदे कानून हो चुका था, लगभग बंटवारा हो चुका था, बस मुहर लगनी बाकी थी। अब मुहर भी ब्रिटिश की तरफ से लग चुकी थी, बस बंटवारा हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना पालनहार एयरपोर्ट से पाकिस्तान जा रहे थे। वो दिल्ली को आखिरी बार जी भर के देख लेना चाहते थे, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए वो अलविदा कहने वाले थे, जिसके तहत उनको भारत की तरफ से पालनहार एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बहुत कम लोग गए, जिन्नी चुनी मात्रा में। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो पूरा का पूरा, लगभग पूरा पाकिस्तान उनके स्वागत करने के लिए आया। जब वो जा रहे थे तो उनको माउंटबेटन ने 2 गिफ्ट दिए। अपना एक सलाहकार दिया, वह दूसरा अपनी एक कार दी जिसको कहते हैं रोल्स रॉयस कार, वो गिफ्ट किए। मोहम्मद जिन्ना प्लेन पर जाते हुए अपना प्लेन दिया, जो उनका प्राइवेट प्लेन था वो भी गिफ्ट किया, जिससे वो पाकिस्तान गए। लाहौर में उतरते वक्त उन्होंने अपने सलाहकार से कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अपने जीते जी पाकिस्तान देख पाऊंगा। वो पाकिस्तान अब बना चुके थे, स्वतंत्र पाकिस्तान हो चुका था। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हो चुका था, पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। इसके बाद 12 अगस्त आया। 12 अगस्त को रेड क्लिफ ने पूरा तैयार करके सब चीज बंटवारा कर दिया था। 7 अगस्त को चले गए थे और 12 अगस्त को पूरा डिसाइड कर दिया गया था, और 13 अगस्त को उस पर मुहर, ब्रिटिश सरकार की मुहर लग चुकी थी और पाकिस्तान का अलग बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ था। अब आ गई 14 अगस्त की रात। यह था कि 15 अगस्त को भारत को आजादी दे दी जाएगी, लेकिन अंधविश्वास के चलते, क्योंकि भारत में अंधविश्वास तो भैया मशहूर है, ढोंगी जिसको कहते हैं, अंधविश्वास इतना ज्यादा था, कहा गया कि 15 अगस्त का दिन अशुभ है, इसलिए 14 अगस्त से कार्यक्रम शुरू कर दिया गया आजादी का। ठीक रात 12 बजे हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पद की शपथ ली। और जब सारी दुनिया सो रही थी लगभग, उस वक्त
पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण से सारे भारत को जगा रहे थे। लाखों लाख लोग आजाद भारत में सांस लेने के लिए, आजादी का शब्द सुनने के लिए बेताब थे। संसद भवन के सामने भीड़ लगाकर खड़े थे। बहुत तेज बारिश थी, सर्द हवा चल रही थी, सब झेलते रहे क्योंकि उन्हें आजाद भारत में सांस लेना था, महसूस करना था। सब नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनका तमाम नारे लग रहे थे, जैसा कि आज हम 15 अगस्त के दिन नारा लगाते हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ, अन्य अधिकारियों ने अपने अपने पद की शपथ ग्रहण की। अन्य अधिकारियों ने अपने अपने पद की शपथ ग्रहण की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उप प्रधानमंत्री की भी शपथ ग्रहण की। सारे जो राजनीतिक आर्थिक सत्ता थी अब भारतीयों के हाथ में आ चुकी थी। आप देख चुके हैं भारत में क्या राजनीति थी और किस कद्र भारत की सत्ता भारत के लोगों के हाथों में आ रही थी। ठीक अब धीरे धीरे करके जब भारत का राष्ट्रीय झंडा लहराया, अब पाकिस्तान में भी एक घर में 2 झंडे लहराए, यानी भारत का झंडा भी लहराया पाकिस्तान के एक घर में और पाकिस्तान का भी झंडा लहराया। वो था मोहम्मद अली जिन्ना का घर, उनकी बेटी द्वारा 2 झंडे अपने घर में लहराए गए थे। भारत पाकिस्तान के झंडे साथ में लहरा रहे थे। जब आजादी हमने पा ली तो कुछ समय जब बीता तो लोगों का यही मानना था, लोगों को यही डर लगा रहता था कि सेना का शासन आ जाएगा भारत में। जब भी भूखमरी आती, अकाल आता तो बस ये होता सेना का शासन आ जाएगा। कभी कोई युद्ध कर देता या कुछ बात आ जाती तो बस यही होता था कि सेना का शासन आ जाएगा। लेकिन हम स्वतंत्र भारत के, इस अखंड भारत के सशक्त नागरिक, हम आज तक स्वतंत्र हैं, आगे भी स्वतंत्र रहेंगे और हमें इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि जो रियासतें 4 बची थी इनका क्या मुद्दा था। अगले पार्ट में मैं आप सभी से अपना अगला वीडियो मिलूंगा, आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। सो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। सो नमस्कार।